नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में 17 नए संक्रमित मिले हैं और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 20 मरीज ठीक हुए। संक्रमित मामलों की संख्या घटकर 249 तक पहुंची। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उत्तराखंड क्षेत्रों में आज भी बारिश के आसार। देवभूमि में चुनाव से पहले चुनावी हलचल हुई तेज। हर विधानसभा में रोजगार गारंटी यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। 9 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी रोजगार गारंटी यात्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले जानकारी सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं। रक्षा मंत्री का भी 1 अक्टूबर को संभावित दौरा होगा उत्तराखंड का। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के अवसर पर उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 1 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा होना है। ये जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी सामने आई है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में और चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी बीच सत्ताधारी बीजेपी भी जन आशीर्वाद रैली निकाल रही है। जनता को साधने की कोशिश की जा रही है और अब इसी बीच बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं को उत्तराखंड में उतारने जा रही है। बात करें दिग्गज नेताओं की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 अक्टूबर को उत्तराखंड आ सकते हैं। स्टार प्रचारक माना जा रहा है इस वक्त बड़े चेहरे बीजेपी के पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड और बड़ी जानकारी ये सामने आई है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 16, 17 और 18 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इस दौरान वो हरिद्वार में साधु संतों और मठों से मुलाकात कर सकते हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में बीते दिनों से पुरोहित नाराज भी चल रहे थे बीजेपी से, उनकी नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की जाएगी और बीजेपी को ये भरोसा हो रहा है। बड़ी जानकारी ये भी सामने आई है कि साधु संत इस बार 2022 में विधानसभा चुनावों में उनकी नैया पार करा ही लेंगे। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह खासकर साधु संतों से मुलाकात करने वाले हैं अपने दौरे के दौरान। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 2022 में आगामी विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले बड़े चेहरे उत्तराखंड पहुंच रहे हैं बीजेपी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड पहुंचेंगे, चुनावी धार देने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनावों से पहले ही। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं बीजेपी के बड़े चेहरे, कितना अहम होगा उनका पहुंचना, कितने महत्वपूर्ण मायने निकलते हैं? देखिए, अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के तमाम जो राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका उत्तराखंड आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। उनके जो राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख है अनिल बलूनी आज ही यहाँ देहरादून में है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरपी सिंह वो भी देहरादून में है। और अब जो सूचना आ रही है कि अमित शाह अगले महीने यानी अक्टूबर में आ सकते हैं और यहाँ पे डॉक्टर धन सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने उनको आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री घसियारी जन कल्याण योजना का उद्घाटन करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए उन्होंने उनको आमंत्रित किया है। तो अक्टूबर में वो आएंगे और इस योजना के बहाने एक तरह से चुनावी मंत्र भी दे जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को। इसके साथ ही कल ही जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं भास्कर खुल्बे और पीएमओ के कुछ अधिकारियों ने देहरादून में आमद दर्ज कराई और वे केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों जगह का दौरा किया। जबकि कल मौसम खराब था, इसके बावजूद सचिव दिलीप जावलकर के साथ भास्कर खुल्बे और पीएमओ के अधिकारियों ने केदारनाथ पहुंच के वहां का जायजा लिया। तो इससे पूरी उम्मीद की जा रही है कि केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के पहले प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ सकते हैं और उत्तराखंड आएंगे तो कुछ न कुछ चुनावी सिगुफा भी जरूर
छोड़ के जाएंगे। रक्षा मंत्री के भी आने की कार्यक्रम 1 अक्टूबर को बना है और वो यहाँ देहरादून आएंगे। इस तरह से देखे सोनिका तो जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का वो अब चुनावी गतिविधियों में धीरे धीरे लगता जा रहा है और उनके आने से निश्चित रूप से उत्तराखंड की सियासत में भी एक गर्माहट महसूस की जाएगी। धीरेन्द्र, अमित शाह के लिए कहा जा रहा है कि खासकर साधु संतों से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या ये माना जाए कि साधु संत 2022 में नैया पार करा सकते हैं बीजेपी की? देखिए सोनिका, जो बीजेपी जिस तरह की पार्टी है उनके लिए हिंदुत्व का मुद्दा और हिंदुत्व के जो विविध आयाम है वो सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, वो जब भी देहरादून या उत्तराखंड के दौरे पे आते हैं तो साधु संतों के डेलीगेशन से भी मुलाकात करते हैं और बहुत बार तो सीधे हरिद्वार अगर आते तो उनके आश्रमों में जाते हो, चाहे शांति कुंज हो गायत्री परिवार का या फिर बाबा रामदेव का जो है पतंजलि हो। इसके साथ ही साथ और भी कई ऐसे आश्रम है जहाँ पे इन नेताओं का सीधे आना जाना लगा रहता है। तो निश्चित रूप से जब चुनाव होता है इन साधु संतों की बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। बहुत सारे एक ही प्रदेश नहीं बल्कि कई प्रदेशों में ये अपना प्रभाव रखते हैं। तो उसको देखते हुए निश्चित रूप से ऐसे नेताओं का उनके यहाँ आना जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया प्रतीत होती है। लेकिन जब चुनाव होता है, चुनाव सर पे होता है या चुनाव होने वाला होता है तो वहां पे आना जाना सब लोग उनकी सारी गतिविधियों को चुनाव से जोड़कर देखते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो बड़े नेता हैं अगर इन साधु संतों से मिलते हैं तो उसका एक मैसेज जरूर जाता है उनके फॉलोअर्स में, उनके जो मानने वाले लोग हैं, तो उसका पार्टी को कहीं न कहीं लाभ भी मिलता दिखाई देता है। अब आप देखिए ना, जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा है कर्नल अजय कोटियाल, पिछले कई दिनों से हरिद्वार और प्रदेश के अन्य साधु संतों से जाकर के स्वयं मिल रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आप इससे समझ सकती हैं कि मठ मंदिरों और इनसे जुड़े हुए साधु सन्यासियों का कितना महत्व होता है राजनीति में। तो निश्चित रूप से ये आपकी बात सही हो सकती है कि ये लोग आएंगे और साधु सन्यासियों से जरूर अपनी पार्टी के लिए विजय श्री हासिल करने का आशीर्वाद मांगते हुए दिखाई देंगे। धीरेन्द्र, पीएम मोदी भी पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी देखा गया उत्तर प्रदेश वो पहुंचे, वहां पे भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या जो तस्वीर हमें यूपी में देखने को मिली उनके पहुंचने के बाद, क्या यही तस्वीर उत्तराखंड में भी देखने को मिलने वाली है? बिल्कुल, देखिए यूपी और उत्तराखंड की जो सियासत है वो प्राय एक जैसी है। हाँ, उनका भूगोल जरूर अलग है, लेकिन जो उनका राजनीतिक एक तरह का विचारधारा है या राजनीतिक माहौल की बात करें तो वो प्राय एक दूसरे से मिलता जुलता है। और चाहे उत्तराखंड आज से 21 साल पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जो राजनीति उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में चलती थी वही उत्तराखंड में भी प्रभावी होती थी। लेकिन अब राज्य अलग होने से, चूंकि यहाँ का भूगोल भी अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, तो उसका भी काफी कुछ चुनाव में असर रहता है। इसलिए नेताओं के लिए भी एक चुनौती होती है कि उत्तराखंड के अनुकूल अपना प्रचार, अपना जनसंपर्क को कायम रखें। तो इसीलिए शायद दूर दराज के क्षेत्रों में भी चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिवाली मनाना हो तो उत्तराखंड में आकर के सीमांत स्थानों पर जाके मनाते सैनिकों के साथ वो एक मैसेज देना होता है। इसी तरह से जो बड़े नेता हैं, तो चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के, इस बात का ध्यान रखते हैं कि उत्तराखंड की जो फिजा है वो कैसी है। यहाँ पे हर घर से एक व्यक्ति सैनिक में होता, सेना में होता है सैनिक के तौर पे। तो ऐसी भावनाओं का भी वो आदर करते हैं और उसको भी भुनाने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं सोनिका। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से थोड़ा अलग यहाँ पे सियासी तस्वीर नजर आ सकती है। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी कि तमाम बड़े चेहरे पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड और किस तरीके से उनका यह दौरा रहेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देवभूमि में राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है क्योंकि समय अब कम बचा है और अगले ही साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। हर विधानसभा में रोजगार गारंटी यात्रा निकालने जा रही है आम आदमी पार्टी। 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से। यात्रा में पार्टी के कई शीर्ष नेता भी भाग लेने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में उत्तराखंड में नजर आ रही है और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 9 विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार गारंटी यात्रा निकाली जाएगी और इसके तहत हर विधानसभा में रोजगार गारंटी यात्रा निकालकर लोगों को चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, लोगों को लुभाने का काम किया जाएगा। विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी यात्रा निकालने जा रही है, क्या कुछ तैयारियां इसके लिए आप देख रही हैं?
बिल्कुल सोनिका, देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा आने वाले चुनाव में बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर तमाम जो रणनीति है, चुनावी रणनीतियां हैं, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाई जा रही हैं। और बात करें अभी जो चुनावी रणनीति या चुनावी एक तरीके से जो प्ले कार्ड आम आदमी पार्टी की तरफ से खेला गया है, वो यह है कि सभी विधानसभाओं में जाकर जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा की तमाम परिवर्तन और जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली गई है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी घर घर पहुंचकर ये जो रोजगार गारंटी कार्ड है इसको पहुंचाएगी और रोजगार गारंटी कार्ड जो यात्रा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाली जाएगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी जो नेता हैं वो शामिल होंगे और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कर्नल अजय कोठियाल, वो इस यात्रा में रहेंगे। और अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा कहा गया है कि राज्य की सभी जो 9 विधानसभाएं हैं उसमें जाकर आम आदमी पार्टी की तरफ से यह जो रोजगार गारंटी कार्ड है इसको घर घर तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ साथ जो बड़ा ऐलान आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है, वो यह है कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सत्ता में आने के 1 साल के भीतर ही राज्य में जो 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लाई जाएगी अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज होती है। तो एक तरीके से जो युवाओं पर जो सीधा निशाना है या युवा जो वोट बैंक है वो साधने की कोशिश पूरी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और जाहिर तौर पर बिजली के बाद जो एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड में बनाने की कोशिश की जा रही है वो बेरोजगारी है और बेरोजगारी को लेकर तमाम जो फिलहाल चुनावी रणनीति है उसके तहत यह जो योजना है रोजगार गारंटी कार्ड योजना यह लाई गई है और घर घर तक आम आदमी पार्टी के नेता जाकर रोजगार गारंटी कार्ड पहुंचाएंगे और अपना जो वोट बैंक है उसको साधने की पूरी कोशिश करेंगे। जी विशाखा, आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी की बात करें तो वो कह रही है कि दिल्ली में ही युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो उत्तराखंड में कैसे कराया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जो आरोप प्रत्यारोप है वो तमाम राजनीतिक दलों में शुरू है फिलहाल। और अगर हम दिल्ली की मॉडल की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर राजधानी दिल्ली इतनी बड़ी जनसंख्या होल्ड करती है, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या के ज्यादातर हिस्से में 100% नौकरी अवेलेबल कराना यह किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, खास तौर पर जब आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड में कहा गया है। और लंबे समय से हालांकि जो नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी या इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनकी तरफ से सरकारी नौकरियों को लेकर, भर्तियों को लेकर लगातार जो योजनाएं हैं वो लाई जा रही हैं, लगातार घोषणाएं की जा रही हैं। लेकिन लंबे समय से यह बात सच है कि लंबे समय से राज्य में जो सरकारी नौकरियां हैं उसका सूखा एक तरीके से रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं सत्ता पक्ष पर इस बात का आरोप लगा रही हैं और इसी मुद्दे को चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश भी कर रही हैं कि 4 साल में जो सरकारी नौकरियां या बेरोजगारी का मुद्दा उत्तराखंड में कहीं ना कहीं पनपा है, युवाओं की तरफ से विरोध इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं उठाया गया है। तो इसकी पूरी जो कोशिश है वो तमाम राजनीतिक दलों की जा रही है कि इसको बुनाया जाए या आने वाले समय में, आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष पर बेरोजगारी का मुद्दा हावी किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कई जो योजनाएं हैं वो लाई जा रही हैं, घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार सरकारी नौकरियों को लेकर की जा रही है। यह समय बताएगा कि किस तरह से जो राजनीतिक दल हैं क्या वो पिछले 4 साल की जो मुद्दे हैं उनको भुना पाते हैं या फिर जो सत्ता पक्ष है इसकी तरफ से जो प्रयास अभी किए जा रहे हैं पिछले 4 साल की तमाम जो आरोप हैं, विरोध हैं जनता से इसको दूर करने के, वो सही साबित होगा। विशाखा, अब युवाओं की तरफ से क्या रिएक्शन आप देख रही हैं? क्योंकि सीएम है वो खासकर युवाओं के बीच लोकप्रिय माने जाते हैं, कनेक्शन उनका देखा गया युवाओं के साथ। अब जो आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है इसके बाद युवाओं का क्या रिएक्शन आप देख रही हैं? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसीलिए बहुत कम समय में इतने लोकप्रिय साबित हुए हैं क्योंकि एक युवा चेहरे के तौर पर उनकी जो पहचान है वो साबित हुई है और एक युवा होने के नाते, युवा चेहरा होने के नाते उन्होंने कई बड़े फैसले भी राज्य के युवाओं के लिए किए हैं, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हो या अन्य योजनाओं को लेकर हो। कई जो ज्यादातर उनके फैसले हैं, ज्यादातर योजनाएं हैं, उसमें युवाओं को केंद्र में रखकर उनकी तरफ से तमाम जो वादे हैं वो किए गए हैं। यह जो एक तरीके से जो फिलहाल की जो स्थिति है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो चेहरा है, जो उनकी युवा चेहरा है, वो आने वाले समय में जरूर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी रणनीति साबित होगी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अनियमितता की स्थिति या फिर अस्थिरता की जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 सीएम बदलकर
हुई थी वह कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है। हालांकि अब क्योंकि राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें सियासत शुरू हो चुकी है, चुनाव को लेकर तमाम जो स्थिति है उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो जाहिर तौर पर जो अन्य राजनीतिक दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, तो जाहिर तौर पर जो जितनी भी जो स्थितियां गड़बड़ाई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, उसको जाहिर तौर पर भुनाने की कोशिश करेगी और मौके जहां जहां मिलेंगे विपक्ष को निशाना साधने के, वहां साधा जाएगा। जी ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। हालांकि 2022 के परिणाम ये बताएंगे कि सत्ता की दहलीज पर पहुंचने का सपना किसका पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार देखा जा रहा है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आई है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का कहर जारी है और पहाड़ी इलाकों में लगातार भूस्खलन भी हो रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आई है, 30 तारीख तक मौसम का मिजाज यूं ही बदलता रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है, पर्यटकों को उत्तराखंड में सतर्क रहने की अपील की गई है। खासकर पर्यटकों से कहा गया है कि इस वक्त उत्तराखंड का रुख न करें और अगर आप उत्तराखंड में मौजूद हैं तो सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि लगातार तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में चल रहा है और खासकर पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन देखा जा रहा है। तो ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि बेवजह घरों से बाहर निकलने से बचें, पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से बचें, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 30 तारीख तक मौसम का मिजाज यूं ही लगातार बदलता रहेगा, क्योंकि लगातार उत्तराखंड का मौसम करवट ले रहा है। एक बार फिर तेज बारिश का कहर उत्तराखंड में देखा जा रहा है और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन भी इससे पहले भी देखी गई। जब तेज बारिश लगातार उत्तराखंड में हुई तो किस तरीके की तबाही हुई, तस्वीरें सभी के सामने थी और अब प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि सड़कों पर इस वक्त मलबे ही मलबे नजर आ रहे हैं, क्योंकि भूस्खलन लगातार हो रहा है और जल जमाव की समस्या देखी जा रही है। कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, जिससे आवागमन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक के रूट डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों का हाल इस वक्त बेहाल है, क्योंकि संपर्क लगातार टूट जाता है उनका। अब पर्यटकों को भी कहा गया है कि सतर्क रहें और अपील उनसे भी की जा रही है कि इस वक्त उत्तराखंड का रुख ना करें। संचित हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, मौसम विभाग कह रहा है कि उत्तराखंड का मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है, इस वक्त का मौसम कैसा है, जानकारी दीजिएगा। देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं, अगर इस वक्त के मौसम की बात करें तो आप देखिए कि जिस तरीके से जो देहरादून है और मैदानी इलाकों के साथ साथ कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस वक्त धूप निकल गई है, लेकिन अगर जैसे बागेश्वर की बात करें, चमोली की बात करें, तो इन क्षेत्रों में अभी भी बारिश का कहर जारी है। तो देखिए जिस तरीके से लगातार जो भूस्खलन की समस्या जो पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रही थी, तो जहां जिन क्षेत्रों में बारिश निकल गई है, धूप निकल गई है, वहां कहीं ना कहीं अब जो भूस्खलन की जो समस्या थी उससे निजात पाने में जो सरकारी मशीनरी वहां काम कर रही थी, अब उनको आसानी होगी और जल्दी से जो रोड मार्ग है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। सोनिका, और ये जानकारी भी सामने आई है संचित की कई पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ है, इसके बाद क्या हालात वहां पे बने हुए हैं? देखिए पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की अगर बात करें तो देखिए पिछले वर्ष की अगर बात करें तो इस साल जो भूस्खलन है वो उत्तराखंड में माना जा रहा है, जो वैज्ञानिक है वो बता रहे हैं कि ज्यादा हुआ है। उसका जो सबसे बड़ा, मैंने आपको मुख्य कारण बताता हूँ, वो ये कि ऑल वेदर रोड का जो काम चल रहा है और जो सड़क निर्माण को लेकर के अलग अलग काम पहाड़ों में चल रहा है, उसको लेकर के इस साल भूस्खलन ज्यादा हुआ है। और बात अगर अभी की स्थिति की करें कि उसकी क्या स्थिति इस वक्त उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके वहां पर बनी है, तो देखिए लगातार अगर 2 दिन पहले की बात करें या कल की बात करें तो बीते 24 घंटे में लगातार जो बारिश हो रही थी उसको लेकर के जो सड़कें थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी। करीब काफी यात्री वहां पर फंसे हुए थे, उनको निकालने का काम चल रहा था। हालांकि किसी भी तरीके का जान और माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो एक कनेक्टिविटी है, जो एक रोड मार्ग है, जो दुर्गम इलाके हैं उनको जाने का जो रास्ता है वो सारा का सारा बंद हो गया था। उसको खोलने का काम रात से ही जारी था और अभी तक काफी ऐसी सड़कें हैं जिनको खोल लिया गया है। अगर अभी की बात करें तो अभी जब धूप निकली है पहाड़ी इलाकों में, तो अब जो सड़क खोलने का काम है और तेजी से चलेगा, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से लगातार जब पहाड़ों में बरसात होती है तो जो सड़क खोलने का कार्य होता है उसमें थोड़ी वो धीरे हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि लगातार जिस तरीके से मशीनरी काम करती है और वहां पर मशीनरी से जुड़े सरकारी मशीनरी, सरकारी सिस्टम से जुड़े लोग होते हैं, वो काम करते हैं, तो एक दिक्कत सामना उनके ये होता है कि बड़ी चुनौती से उस वक्त ये होती है
कि उनकी जान को कोई खतरा न बनाए। भूस्खलन जो सड़क पे हो गया है या जो रोड टूट गई है या उसको ठीक करते हुए कोई और खतरा उनके लिए न बन जाए, इसको देखते हुए लगातार वो काम थोड़ा गति धीरे हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से मौसम क्लियर होता है, गति जो कार्य की है वो तेज हो जाती है। सोनिका, स्थानीय लोगों में एक डर संचित देखा जा रहा है, तो प्रशासन की तरफ से कितनी दुरुस्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी देखिए, स्थानीय लोगों में लगातार जो डर था वो बना हुआ था। उसको लेकर के जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया तो प्रशासन ने लगातार वहां पर जाकर के सबसे पहले जो वहां रह रहे लोग थे, जहां पर खतरा था कि यहाँ पर भूस्खलन जैसी समस्या हो सकती है या कोई अन्य प्राकृतिक आपदाएं वहां पर हो सकती है, उसको लेकर के लगातार जो प्रशासन ने वहां पर लोगों को जागरूक किया, वहां से लोगों को हटाया और सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया। तमाम उनके लिए व्यवस्थाएं की गई, चाहे वो रहने से लेकर के खाने की सुविधाएं हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, उनके लिए सुविधाएं मुकम्मल कराई गई कि वहां पर रह रहे लोगों को कोई समस्या ना आए। साथ ही साथ वहां पर जहाँ पर लगता था कि कोई मकान गिरा हुआ, उन लोगों को भी सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया। ठीक है संजय, तमाम जानकारी आपने दी। उत्तराखंड का मौसम का मिजाज कैसा है, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार लगातार कम होती नजर आ रही है। 24 घंटे में 17 नए संक्रमित केस सामने आए हैं। ये 24 घंटे के आंकड़े हैं और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 20 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं और संक्रमित मामलों की संख्या अब घटकर 249 तक पहुंच गई है। ये इस वक्त की कोरोना का अपडेट उत्तराखंड से सामने आया है। देवभूमि में अब कोरोना की रफ्तार कम होती नजर आ गई है। अगर 24 घंटे के आंकड़ों की बात की जाए तो सिर्फ 17 नए संक्रमित मिले हैं और एक भी मरीज की इस दौरान मौत नहीं हुई। ये राहत भरी खबर है और 20 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, अब खबर सामने आ रही है कि कोरोना की रफ्तार कम होती नजर आ रही है उत्तराखंड के अंदर। अब क्या हालात आप देख रहे हैं? जी सोनिका, बिल्कुल उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अब कोरोना की रफ्तार कम होती हुई नजर आ रही है। यदि 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में सिर्फ 17 ही संक्रमित मामले निकलकर सामने आए हैं और 20 लोग सही होकर अपने घर को भी जा चुके हैं। वहीं यदि संक्रमित लोगों की बात करें, अभी एक्टिव केस की बात करें तो 249 की संख्या अब घटकर पहुंच गई है, क्योंकि शुरुआती दौर में हमने देखा कि हजारों की तादाद में संक्रमित सामने निकल कर आ रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत की बात है कि अब जो संक्रमित लोग हैं वो कम हो चुके हैं। और वही यदि आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड सरकार अभी भी सतर्क बनी हुई है कि तीसरी लहर को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सतर्क बने हुए हैं, अपनी नजर बनाए हुए हैं और तमाम अस्पतालों को निर्देश भी जारी कर रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए वो तैयार रहें, क्योंकि कभी भी तीसरी लहर आ सकती है, ऐसा कहना वैज्ञानिकों का है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही में मामले कोरोना के बढ़े थे, तो उसको लेकर भी उत्तराखंड सतर्क नजर आ रहा है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक नई एसओपी अब उत्तराखंड में जारी कर दी गई है कि जो अन्य राज्यों से लोग आएंगे उनको कहीं ना कहीं कोरोना का टेस्ट कराकर ही उत्तराखंड में एंट्री दी जाएगी। और वही यदि बात करें, यदि किसी के पास दोनों डोज लग चुकी है, उसका सर्टिफिकेट है, तो वो उत्तराखंड आ सकता है। हालांकि उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा चल रही है उसमें भी लगातार टेस्टिंग का कार्य लगातार जारी है और तमाम जो कोरोना की एसओपी जो है वो जारी की गई है। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक और जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव होने वाला है। पहली बार होगा उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव और 24 से 26 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में सेब की किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और इस दौरान उत्तराखंड सेब को मार्केटिंग के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। दरअसल उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव के लिए उद्यान विभाग ने तैयारियां अपनी पूरी कर ली है। संचित हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, जानकारी दीजिएगा कि पहली बार उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां इसके लिए आप देख रहे हैं, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है जो उद्यान विभाग में ही होगा। उसको लेकर के देखिए लगातार जो सेब के अलग अलग प्रजातियां हैं, जो सेब की अलग अलग वैरायटी है, उनको लेकर के ये महोत्सव रखा गया है, जिससे कि जो सेब की एक मार्केटिंग की बात करें या सेब को लेकर के जो तैयारियों की बात करें कि किस किस प्रजाति का सेब आता है। आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से कश्मीर का सेब काफी फेमस है, यहाँ पर कश्मीर के सेब को लेकर के लोग बड़े उत्सुक रहते हैं जब सेब का वो आता है।
और सेब का देखिए जिस तरीके से बात डॉक्टरों की करें तो डॉक्टर बताते हैं कि सेब का एक बड़ा महत्व है हमारे जीवन से, हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ, कि एन एप्पल अ डे की डॉक्टर अवे वाली बात जो कही गई है, तो उसको लेकर के देखिए जिस तरीके से जो उसको लेकर के एक तर्ज अगर आपने देखा कि लगातार कोरोना काल चला, उसी से भी अगर इसे जोड़ेंगे तो जिस तरीके से उत्तराखंड में मार्केटिंग के लिए और उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, आप मैदानी क्षेत्रों की बात करें, तो बिजनेस जो टूरिज्म पे डिपेंड करता है, और इस तरीके से जब टूरिस्ट उत्तराखंड के अंदर आएंगे और उन्हें अलग अलग वैरायटी सेब की देखने को मिलेगी, तो उससे जो उत्तराखंड का जो एक बात करें आर्थिक व्यवस्था की या आर्थिकी की, तो वो भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए इस तरीके के आयोजन लगातार उत्तराखंड में चलते रहते हैं, लेकिन सेब का आयोजन पहली बार हुआ है। वरना अगर कहीं आयोजन की बात करें तो खादी को लेकर के अलग अलग आयोजन होते रहते हैं, फूलों को लेकर के अलग अलग प्रदर्शनी लगती रहती है। ऐसे आयोजन लगातार उत्तराखंड के अंदर होते रहते हैं, लेकिन सबसे पहली बार और इस साल ये पहली बार पुष्कर धामी की सरकार में होने जा रहा है कि सेब का जो आयोजन, सेब की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। बात अगर किसानों की जाए संचित, तो किसानों को कितना फायदा इससे होगा? देखिए, बात किसानों के फायदे की जाए तो हालांकि अभी इससे कोई ऐसा निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में इसकी वैरायटी को कितना लोग पसंद करेंगे या इसका कितना फायदा डायरेक्ट किसानों को मिलेगा। सरकार इसको लेकर के क्या पॉलिसी बनाएगी कि किस तरीके से सरकार इन सेबों को खरीदेगी और इसको मार्केट में उतारेगी, तो इसको लेकर के अभी कुछ कहना हालांकि काफी मुश्किल है कि सरकार की अभी इसके ऊपर क्या पॉलिसी होगी। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने एक शुरुआत की है इन सेबों को लेकर के कि इनको मार्केट में लाया जाए, लोगों के बीच में रखा जाए, और जहां तक कि अभी के इनपुट की बात करें, अभी की जो सोर्सेज की बात करें, तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लगातार आप देखिए कि किसानों का आंदोलन भी देखने को मिलता है और चुनाव भी आने वाले, तो इस तरीके की जो वैरायटियां हैं या इस तरीके के जो सिस्टम है जिनसे लोग जुड़े रहते हैं, उनको लेकर के लगातार इन चीजों को मार्केट में लाया जाएगा और सरकार देखेगी कि इनमें से किस वैरायटी के ऊपर जो लोगों का रुझान ज्यादा है। उससे क्या है कि जब ये वैरायटी, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।